हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हमने जनरल साइंस वाला जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पर हम यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इंडियन हिस्ट्री आपको कंप्लीट करवा दूंगा, जल्दी ही कंप्लीट करवा दूंगा। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसीलिए सिर्फ आज के वीडियो में आपको इंडियन हिस्ट्री का मैं आपको सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल दो, वो पूरा कंप्लीट करवा दूंगा आज के एक वीडियो में। और आने वाले वीडियोस में मैं दो चैप्टर हिस्ट्री के उठाऊंगा, ताकि हिस्ट्री का काम जो जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, बेसिक चीज़ आपको मैं बताऊँगा। और साथ ही साथ आज आपको मैं क्योंकि एक ही टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी भी बताऊँगा, और वो रियल लाइफ स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ा आएगा आपको सुन के। तो यहाँ पर देखो, पहले बेसिक डेटा आपसे मैं शेयर करूँगा। नोट्स का जो पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो पढ़ाऊँगा उसी का पीडीएफ मिला करेगा, जो आज आपको बताऊँगा उसी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इस पोर्शन का, ये जो पोर्शन है, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, इसका कुछ भी आपको रिटर्न जो नोट्स वगैरह होंगे वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पूरे व्हाइट बोर्ड का लेना चाहते हो तो दो पार्ट में लेना, पहले इस वाले पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसके बाद ये जो पोर्शन आपके सामने है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को। ये मत समझना कि सिर्फ जेकेएसएसबी क्लास 4 के ये काम आने वाली है। आगे आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर पुलिस के फॉर्म निकलेंगे, वहाँ पे आपका रिटर्न एग्जाम होगा, काम आएगा। जम्मू कश्मीर जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम होता है, वहाँ पर रहता है। कई सारे एग्जाम है। अभी आपका रेलवे का एग्जाम है, एनटीपीसी का ग्रुप डी का, वहाँ पर भी काम आने वाला है। सभी एग्जाम में काम आएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर है ना, इसलिए कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे हमारा हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट होता है, आपको मैं कम से कम 500 क्वेश्चन पूरे हिस्ट्री के बताऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, या कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे उनमें जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। वो सभी हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पे। और उसके बाद आपका एक टेस्ट भी होगा, कंप्लीट हिस्ट्री का, आपका लाइव टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो प्रिपेयर रहना। यहाँ पर मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, साथ साथ आपने भी कॉपरेट करना है, आपने भी एक काम करना है। आपने काम क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर वीडियो देख रहे हो ना, आपने क्या करना है, जो आज भी पढ़ाऊंगा उसका कोई भी एक क्वेश्चन आपको बनाना है। जो भी आपको पढ़ाऊंगा आपने कोई भी एक क्वेश्चन बनाना है, और वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछना है आपने। और जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देखेंगे वो एक दूसरे के क्वेश्चन का आंसर देंगे, बट एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि कुछ लोगों को कमेंट पढ़ने में मज़ा आता है, तो वो जब कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो उनको वहाँ पर भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, वो अपना टेस्ट वहाँ पर जाकर देख सकेंगे। ठीक है, तो इतना सा कॉपरेट करना, सभी वीडियोज़ में ये काम करना। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। यहाँ पर आ जाता हूँ। सबसे पहले अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, आपको डेट्स का पता होना चाहिए कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है। आप कई बार देखते हो कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। पहले हम बीसी की बात करें, बीसी होता क्या है। बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट। और एडी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, बट होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, कोई भी डेट होती है, अगर जैसे हम अभी की बात करें, अभी हमारे पास क्या है, 2020 चल रहा है। ठीक है, ये 2020 है। एक टाइम ऐसा था, एक साल पहले की बात करें तब 2019 था। इस तरह से कभी 2000 भी हुआ होगा, कभी 1994 भी हुआ होगा, कभी 1900 भी हुआ होगा, कभी 1850 भी हुआ होगा, कभी 500 भी हुआ होगा, कभी 10 भी हुआ होगा, कभी 0 भी हुआ होगा। एक रेफरेंस था ना 0, जहाँ बाद बढ़ते बढ़ते 1 2 करते करते 2020 तक हम आ चुके हैं। ठीक है, फिर इससे पहले भी टाइम हुआ होगा। तो एक रेफरेंस लेके हम चलते हैं ना, तो वो रेफरेंस की अगर मैं बात करूँ, ये मैंने रेफरेंस पॉइंट मान के चल लिया, ये मैंने रेफरेंस पॉइंट मान के चल लिया। ठीक है, इसके अगर इधर की जो भी डेट वगैरह होगी उसको मैं एडी में बोलूँगा, और इधर के इसके इस तरह की जितने भी डेट्स होंगी उसको मैं बीसी बोलूँगा। इतना क्लियर हो गया। एडी हो गया और बीसी हो गया। बीसी का मतलब क्या, बिफोर क्राइस्ट। ये जो रेफरेंस मैंने मान के चला ना, ये वो वाला दिन था जिस दिन क्राइस्ट का जन्म हुआ था। जिस क्राइस्ट की हम बात करते हैं, जिस दिन उनका जन्म हुआ था उसको मैंने रेफरेंस मान लिया। अगर इनके जन्म से पहले की तरफ आऊँगा मैं अगर यहाँ पर बना दूँ, मान के चलो ये है जीसस क्राइस्ट का जिस दिन बर्थ होता, वो वाला दिन जन्मदिन है उनका, ये वाला। इतना क्लियर हो गया। इससे पहले के जो भी दिन होंगे, जो भी ईयर होंगे, वो मैं बीसी में बात करूंगा। यहाँ पर मैं बात करूँ, ये 1 बीसी हो जाएगा, ये 2 बीसी हो जाएगा, ये 3 बीसी हो जाएगा, ये 50 बीसी हो गया, ये 250 हो गया, ये 1050 हो गया। इस तरह से मैं पीछे की तरफ चलता जाऊँगा। क्लियर हो गया। और आगे की तरफ आता जाऊँगा, जैसे अभी की हम बात कर रहे हैं, मान के चलो ये 100 आ गया, इसके बाद कहीं पे 250 आ गया, ये 1000 आ गया, ये 2020 आ गया। तो ये क्या है, जिस दिन उनका जन्म हुआ था उनके जन्म के बाद वाले ईयर।
ये जन्म के पहले वाले जो ईयर हो गए वो BC होते हैं, और जन्म के बाद वाले जो ईयर होते हैं वो हमारे पास AD में आते हैं। याद रखना, AD को कभी भी आफ्टर डेथ नहीं बोलते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो BC की फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट तो बताते हैं, बट AD को वो आफ्टर डेथ बोलते हैं। आफ्टर डेथ वगैरह कोई कंसेप्ट नहीं है, उनके बर्थ से रेफरेंस लेके हम चलते हैं। बर्थ से पहले वाले BC और बर्थ के बाद वाले AD रहते हैं। AD आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या होता है। और जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ तक आना ना, हम 2020 का तो नहीं पढ़ेंगे, बट हमने यहाँ तक पढ़ना, मान के चलो हमें 1947 तक पढ़ना है, मान के चलो हमने 1947 तक का पढ़ना है। तो 1947 कौन सा ये 1947 AD की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पर BC से हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ से चलते 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 हम 0 पर आएंगे, फिर चलते चलते हम 1947 तक आएंगे। हमने ऐसे काम करना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि BC क्या होता है, AD क्या होता है। अब उसके बाद चलते हैं, स्टार्टिंग का जो थोड़ा सा पोर्शन है ना, वो थोड़ा सा लग सकता है बोरिंग, बट इसके आगे इंटरेस्टिंग है। बट ये चीज़ें समझना जरूरी है, आपके एग्जाम में तो आएंगी नहीं ये चीज़ें, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो। सिर्फ मैथमेटिक्स में या फिर रीजनिंग में कंसेप्ट नहीं क्लियर करने होते, यहाँ पर भी करने होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें, देखो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो हम जो पढ़ते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न इंडिया हो गया, वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन भी रहती है। जैसे हम बात करें, प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्रोटो हिस्टोरिक है और हिस्टोरिक पीरियड है। देखो प्री हिस्टोरिक पीरियड पता है कौन सा है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला है, मतलब हम बोलते हैं यहाँ पे हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, वो पता है कब, तकरीबन 30 लाख BC, 30 लाख BC। मतलब ये जो 0 है ना, इससे भी पहले 30 लाख साल पहले जाओगे ना, तब से हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की। ये प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा था, ये वो पीरियड है जब आपको किसी भी तरह का रिटर्न डेटा वगैरह नहीं मिलता है, कोई भी आपको रिटर्न रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, ये वो वाला टाइम आ जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। आगे की बात करें, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कौन सा है, तो ये वो टाइम पीरियड है हिस्ट्री का, वो टाइम है जहां पर आपके पास रिटर्न में सब कुछ तो है, बट आप उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हो, आप उसको समझ नहीं पाए हो कि वो एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है। या फिर अगर आप समझ पाए हो तो जो आर्कियोलॉजिकल होता है ना एविडेंस वगैरह, उससे वो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। तो वो कौन सा टाइम पीरियड होता है, वो हमारे पास आता है प्रोटो हिस्टोरिक। और सिर्फ हिस्टोरिक पीरियड की बात करें, जहाँ पर हमारे पास पूरा डाटा वगैरह अवेलेबल है, रिटर्न में सब कुछ है और हमें समझ भी आ गया क्या क्या लिखा हुआ था। ये एक मेजर क्लासिफिकेशन थी। अब आगे की बात करें, आपको नाम दिख रहा होगा क्रिस्टोफ सेलेरस। ये क्रिस्टोफ सेलेरस कौन थे, ये पहले ऐसे आप हिस्टोरियन बोल सकते हो जिन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 पार्ट में। मतलब जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल वगैरह, वो इन्होंने पहली बार इसको ऐसे कैटेगराइज किया था। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एक छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन और, वो है द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। ये क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड किसे कहा जाता है, ये अफ्रीका को कहा गया है। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो इवोल्यूशन होता है ना मैन काइंड का, जो हमने मतलब ह्यूमैनिटी की बात करें, ह्यूमन काइंड की बात करें या इंसानों की बात करें, जिनको इवोल्यूशन वगैरह हुआ था वो अफ्रीका से हुआ था, इसलिए अफ्रीका को तो क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहा जाता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट पता क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी, इंडस सिविलाइजेशन क्या थी, यहाँ पर क्या क्या हुआ था, वो समझना आपके लिए ज़रूरी है। ये उससे पीछे का पीरियड है जो कि हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट समझने के लिए हमें समझना चाहिए, इसलिए आपको बता रहा हूँ। हिस्ट्री को सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी हिस्ट्री को हिस्ट्री मतलब समझो कि हाँ वैसे ही है कि हमें एग्जाम में जाना है तो तभी हमें पढ़ना है। यहाँ पर इसको एक स्टोरी की तरह समझो कि पहले पहले क्या क्या होता था, आज के टाइम पर क्या है, हम पहले क्या थे, आज क्या है, किस तरह से डेवलपमेंट वगैरह हुई है, या पुराने टाइम पर क्या क्या होता था, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिली थी, उस तरह से समझो ना तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। और जहाँ तक बात रहती है कि इतनी सारी चीज़ें याद कैसे करनी है, ट्रिक्स वगैरह की बात होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आने वाले टाइम पर मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊँगा, ट्रिक्स भी बताऊँगा। बट सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या, हिस्ट्री को याद रखने का, डेट्स को याद रखने का, जो चीज़ आपको बताऊँगा इनको याद रखने का, कि आपको जो भी नोट्स मिले या फिर जहाँ से भी आपने पढ़ा है, आपने क्या करना है, जैसे आज आपने पढ़ा है तो कल दोबारा से रिवीजन करो। कल आपने रिवीजन कर ली, उसके बाद क्या करो, 1 वीक तक इस चीज़ को छोड़ दो, 1 हफ्ते के बाद दोबारा से आज पढ़ा है उसको रिवाइज करो, फिर 2 हफ्ते के बाद दोबारा रिवाइज करो, 1 महीने के बाद दोबारा रिवाइज करो, 2 महीने के बाद दोबारा रिवाइज करो, 3 महीने के बाद दोबारा रिवाइज करो। ऐसे अगर इस तरह का पैटर्न आप फॉलो करोगे ना 5 से 6 महीने तक, आपको कभी चीज़ नहीं भूलेगी। ये चीज़ याद रखना, मतलब बार बार पढ़ने से आपको ट्रिक्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आराम से याद कर लोगे। थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ। यहाँ पर हम बात करते हैं स्टोन एज की। ये आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर हो गया होगा क्या क्या चीज़ आपको समझाई है। अब हम स्टोन एज की बात करते हैं। स्टोन एज क्या है, देखो स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्टोन एज, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है पैलियोलिथिक एज, एक है मेसोलिथिक एज, एक है न्यूलिथिक एज। देखो पैलियो है ना, लिथिक, लिथिक का मतलब क्या होता है, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, और पैलियो का मतलब क्या होता है, ओल्ड। मतलब ये जो एज थी इसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। मतलब जब मैंने आपको कहा ना प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये तब से चलता आ रहा था। ओल्ड स्टोन एज मतलब आगे एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा भी तो ऐसा आएगा कि
पैलियोलिथिक एज कौन सी एज होती है, तो वो स्टोन एज होती है। क्यों? क्योंकि ओल्ड स्टोन एज, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज हमारे पास ये भी रहती है। ये टाइम पीरियड आपको मैंने बताया 2 लाख 3 लाख BC वो वाला टाइम पीरियड था यहाँ पर। और इसी टाइम पीरियड पर जो होता है ना, पत्थर से आग निकली थी वगैरह, वो सब कुछ इन्वेंशन डिस्कवरी वगैरह इस पैलियोलिथिक एज में ही हुई थी, ओल्ड स्टोन एज में ही हुई थी। यहाँ पर लोग एक जगह रहते नहीं थे, शिकार वगैरह किया करते थे, उस तरह से गुजारा वगैरह करते थे, कभी एक जगह रहेंगे कभी दूसरी जगह रहेंगे, वैसे चलता था। जब हम मेसोलिथिक एज की बात करते हैं, मेसोलिथिक एज कौन सा होता है? मेसो मतलब मिडल जो स्टोन एज है ना, उसको बोलते हैं मेसोलिथिक एज। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी लोग शिकार वगैरह किया करते थे, बट यहाँ पे क्या था कि मतलब लोगों को जैसे कोई किसी डेथ वगैरह हो जाती थी, इसको दफना दिया जाता था। इस तरह की चीज़ थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट वगैरह हो रही थी, जो औजार थे उनको थोड़ा सा शार्प बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब कुछ मेसोलिथिक एज में हो रहा था। न्यूलिथिक एज की बात करें, न्यू मतलब न्यू स्टोन एज की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। हम लोग स्टेबल हो गए थे, एक जगह हमने रहना स्टार्ट कर दिया था। शिकार वगैरह तो करते थे, बट एग्रीकल्चर पे ज़्यादा हम फोकस वगैरह किया करते थे। यहाँ पे हमारे घर रहते थे, कपड़े हम अच्छे से पहनते थे, और जो हमारे टूल्स वगैरह थे बिल्कुल शार्प थे, अच्छी क्वालिटी वगैरह के होते थे। कुछ पॉटरी मेकिंग के काम वगैरह भी वहाँ पर चला करते थे। ये बेसिक से डाटा आपसे शेयर हुआ है। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। चैल्कोलिथिक एज क्या है? देखो, इसका आपको बस इतना याद रखना है कि चैल्कोलिथिक एज को प्री हड़प्पन एज भी कहते हैं। चैल्को का मतलब होता है कॉपर, लिथिक में आपको बताया ना स्टोन, तो चैल्को का मतलब होता है कॉपर। तो ये क्या होगा, कॉपर स्टोन एज हमारे पास आ गई है, उसे बोलते हैं चैल्कोलिथिक एज। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 3500 से 1000 BC। देखो BC में क्या होगा, डेट आपकी ना ऐसे जीरो की तरफ आ रही है। 3500 पे आ गए, आप 1000 पे आ गए हो, फिर अब 500 पे आओगे, 250 करते 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 अब जीरो तक आओगे, ठीक है। तभी हम यहाँ तक इस रेफरेंस लाइन तक पहुँचेंगे, हम इस तरफ से बढ़ते जाएंगे। हम यहाँ से आगे की तरफ आ रहे थे ना, 3500 BC से हम 1000 BC तक आ चुके हैं। यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर क्या होता है, कॉपर के बारे में हमें पता लगा था, इसलिए इसको चैल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। इतना आपको समझ आ गया, प्री हड़प्पन इसको कहा जाता है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन समझने से पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन समझने से पहले कि ये होता क्या है, एक छोटी सी आपको कहानी सुनाना चाहूँगा, जैसे आपको कहा था। और थोड़ा सा आपका टाइम में यहाँ पर अगर किसी को लगता है कि वेस्ट हो रहा तो वेस्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। यहाँ पर देखो, एक लड़की की स्टोरी है, आपको पता लग जाएगा फिर कुछ देर में वो लड़की कौन थी। जब वो छोटी सी थी लड़की, 5-6 साल की रही होगी वो लड़की, उसने मतलब क्या कर दिया, एक अपने हाथों से एक स्टोरी वगैरह लिखी, मतलब स्टोरी बोल सकते हो, नॉवल बोल सकते हो, इस तरह से कुछ ना कुछ उसने लिख दिया था 6 साल की उम्र में। फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो उसको शौक था, मतलब स्कूल में भी जाती तो फैंटेसी स्टोरी वगैरह वो लिखा करती थी। स्कूल में जाना तभी ये काम करते रहना, अपनी दुनिया में मस्त थी कि मतलब स्टोरी वगैरह लिखते रहना, इस तरह के शौक वगैरह थे उसको, मतलब मज़ा आता था ये सब काम करने में। लेकिन फिर वो 14 या 15 ईयर्स की थी कि वो अपनी दादी माँ से प्यार वगैरह बड़ा करती थी, तो दादी की वहाँ पर डेथ हो जाती है। तो उसके बाद थोड़ा सा मतलब झटका शौक सा लग जाता है, तो थोड़ी देर के लिए वो रुक जाती है, थोड़ी सी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाती है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ वही चीज़ हो गई थी, फिर थोड़ी देर उसकी मम्मा भी बीमार होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद उसकी जो ध्यान वगैरह था वो अलग चीज़ों पर लग जाता है, मतलब वहाँ से फोकस हट जाता है, थोड़ी सी लाइफ चेंज हो जाती है। धीरे धीरे मम्मा ज़्यादा बीमार होते जाते हैं, और एक टाइम ऐसा था जब उसकी मम्मा की भी डेथ हो जाती है, वो हो जाता है। फिर उसके बाद अब मतलब पापा से भी नहीं बनती इतनी वगैरह, तो घर का खर्चा वगैरह चलाने के लिए तो वो जॉब वगैरह करते, किसी न्यूज़पेपर वगैरह कोई आर्टिकल वगैरह छपते होंगे ना, वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक क्लब वगैरह की बात करो या किसी कहीं पे जाते हैं वो वहाँ पर एक लड़का मिलता है। वो ये जो लड़की है जिसकी मैं बात करूँ, ये किसी अथर की बहुत बड़ी फ़ैन होती है, और वो लड़का भी उस अथर का बहुत बड़ा फ़ैन होता है। दोनों बातें वगैरह करते हैं, तो कुछ टाइम पीरियड पर इनकी शादी हो जाती है दोनों की। तो शादी करने के बाद फिर से मतलब वो लिखने का शौक स्टार्टिंग से रहता था, अभी भी शौक वगैरह था लिखने का। तो कुछ देर बाद शादी वगैरह होती है, तो बच्चे भी हो जाते हैं। तो बाद में क्या होता है कि जो हस्बैंड था वो भी मतलब पूरी तरह से वो कर देता है कि हाँ, उसे भी तलाक वगैरह झगड़ा वगैरह हो जाता है, तो वो भी घर से बाहर निकाल देता है। अब वो भी घर से बाहर निकाल दिया, जॉब भी छोड़ दी थी, जॉब भी नहीं है और एक बच्ची भी है साथ में, तो बड़ी लाइफ डिफ़िकल्ट सी बन गई थी। फिर काम वगैरह एक बार छोड़ दो, दोबारा से काम मिलना इतने टाइम पीरियड को कितना डिफ़िकल्ट बन जाता है, आप सभी समझ सकते हो। तो वो सब हो गया था। फिर वो उसको लिखने का शौक था, मतलब उसकी जो बच्ची थी ना, जैसे वो बड़ी होती गई, उसको पता लगा अपनी मम्मा का टैलेंट, कि माँ में ये चीज़ है, लिखने का टैलेंट वगैरह है, उनमें स्टोरीज़ वगैरह लिख सकते हैं, नॉवल वगैरह लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा मोटिवेट किया उसने अपनी माँ को कि आपको जो ठीक लगता है वो आप किया करो। तो उसकी माँ ने फिर से मतलब फ्री टाइम थोड़ा सा मैनेज करके, फ्री टाइम तो बड़ा डिफिकल्ट था निकालना, क्योंकि घर भी चलाना था, बच्चा भी छोटा सा, उसको भी स्कूल वगैरह भेजना, बड़े काम करने थे।
फिर भी जो फ्री टाइम मिलता था वहाँ पर फिर से वो नॉवल वगैरह लिखना स्टार्ट की। अब जब नॉवल छोटी सी लिख दी, मतलब 2-3 चैप्टर लिख दिया, या कहानी बोल सकते हो, कोई बुक बोल सकते हो, वो लिखने की कोशिश की थी वहाँ पर। क्योंकि एक आर्टिकल वो उन्होंने फिर से जॉब भी करते किसी न्यूज़पेपर वाली कंपनी में, तो वो आर्टिकल वगैरह कुछ लिखे भी, मतलब 2-3 चैप्टर्स वगैरह लिखे भी थे। फिर कई सारी उन्होंने जो होते हैं ना मैगजीन्स वगैरह, पब्लिशर वगैरह होते हैं न्यूज़पेपर के, उनको सेंड करना स्टार्ट किए, मेल किए कि आप एक बार 2-3 चैप्टर हैं इनको पढ़ लो, अगर आपको अच्छे लगेगा पब्लिश कर देना। तो पहले वाले को भेजा तो उसने 10 मिनट तक रिप्लाई नहीं किया। जब रिप्लाई किया तो मना कर दिया कि नहीं, रिजेक्ट कर दिया पूरी तरीके से। फिर सेकंड को भेजा, सेकंड पब्लिशर को भेजा, एडिटर को भेजा, उसने भी रिजेक्ट कर दिया। थर्ड को भेजा रिजेक्ट, फोर्थ को भेजा रिजेक्ट, फिफ्थ को भेजा रिजेक्ट। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद वो 3 चैप्टर जब लिखे थे वो सबको भेजे जा रहे, रिजेक्ट करते जा रहे हैं। फिफ्थ को भेजा रिजेक्ट, सिक्स को भेजा रिजेक्ट करते करते 12th को भेजा रिजेक्ट। नहीं, 12th में एक्सेप्ट हो गया था, 11th का भी रिजेक्ट हो गया था। जब वो 12th एडिटर के पास गई ना, तो उस एडिटर की लड़की भी उसके साथ बैठी हुई थी, और वो लड़की ने पढ़ने स्टार्ट की स्टोरी। तो छोटी सी बच्ची थी, उसको मज़ा आया पढ़ने में, क्योंकि स्टोरी भी थोड़े बच्चों टाइप की थी ना, तो उस बच्चे को पढ़ने में मज़ा आया। तो उसके बाप ने देखा मेरी अगर लड़की को पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो बाकी बच्चों को भी पढ़ने में मज़ा आएगा, तो उन्होंने उसको पब्लिश कर दिया। जब उस स्टोरी को पब्लिश किया गया ना, सिर्फ 3 चैप्टर से जब उस स्टोरी को पब्लिश किया गया तो 1000 कॉपीज़, स्टार्टिंग में ही 1000 कॉपीज़ उसके बाहर निकली थी। मतलब इतना वो लोगों को पसंद आई थी। और वो फिर बुक जब कंप्लीट हुई ना, तो उस बुक का मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। उस बुक का नाम है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर बुक का नाम आप समझ सकते हो ना। हैरी पॉटर बुक कितनी पब्लिश हुई थी अपने टाइम पीरियड पर, वो इतनी पब्लिश हो गई थी, पब्लिश मतलब इतनी फेमस हो गई थी, इतनी फेमस हो गई थी कि इस पर मूवी भी आ चुकी है। आप में से कई लोगों ने देखी भी होगी वो वाली मूवी। तो वो किस पर बेस्ड है? वो उस बुक पर बेस्ड है। और बुक का नाम, जो अथर उनका नाम क्या था? जेके रोलिंग। आपने क्या पता, अपनी इंग्लिश की बुक में भी सुना होगा नाम वगैरह, या हैरी पॉटर वगैरह मूवी देखे तो आपने कहीं ना कहीं पे वो पढ़ा होगा, जेके रोलिंग नाम वगैरह। मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो बुक पब्लिश हुई, अब फेमस हो गए थे, कुछ और बुक्स वगैरह पब्लिश की, तो कुछ ही टाइम पीरियड में 450 मिलियन इस तरह की कॉपीज़ वगैरह वहाँ पर निकली थी और मार्केट में बिकी थी। और फोर्ब्स की बात करें, फोर्ब्स ने जो लिस्ट तैयार की थी उसमें इनको बिलियनियर कहा था कि ये बिलियनियर हैं। देखो कहाँ पे, मतलब जॉब वगैरह भी नहीं है, हस्बैंड ने भी छोड़ दिया, फैमिली में भी कोई नहीं सपोर्ट करने वाला, एक छोटे से बच्चे को पाल रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, छोटा सा टाइम मैनेज करके, जहाँ पे इतने सारे रिजेक्शंस भी मिले, उसके बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, मतलब कहीं ना कहीं बेचते कि 12th नंबर पे जो जाके एडिटर आया था उसने जाके वो बुक पढ़ी थी। और जब उसको पब्लिश किया गया तो आपने देखा कि वो हैरी पॉटर के नाम से बाहर निकली, और उस पर मूवी भी बनी गई, और मूवी भी कितनी फेमस आप सभी को पता होगा, और बिलियनर वो बन चुके थे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हार्डशिप थी ना ज़िंदगी में, उनको कभी भूला नहीं उन्होंने। जब वो बिलियनर बन गए थे ना, उसके बाद ये नहीं कि मुझे स्टेटस मेंटेन करना है, इतना डोनेशन किया कि कुछ ही महीनों के अंदर अंदर ना वो स्टेटस खत्म हो गया था। क्योंकि डोनेट करना बड़ा था कि हाँ जैसे मेरी लाइफ थी वैसे बाकी की भी हो सकती है, तो इतना डोनेशन किया। बिलियनर कोई छोटी बात नहीं होती है, 5 से 6 महीने के अंदर वो स्टेटस खत्म हो गया था। तो ये स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी भी ना किसी चीज़ की लिमिट नहीं होती, किसी चीज़ का टाइम नहीं होता। अगर आपने कोई भी वो है ना, क्या कहते हैं, आप में कोई भी हुनर वगैरह है, कोई भी आर्ट वगैरह है, तो किसी भी टाइम पर ना अगर सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करोगे, अगर आप मेहनत करोगे, थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे ना, वो सामने ज़रूर आएगी। और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। इस स्टोरी का मोरल आप ये समझ सकते हो। अगर टाइम वेस्ट हुआ तो सॉरी बोलना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे समझते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल दो। सबसे पहले आपके सामने जो मैप है वो मैप देख लो एक बार। इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों है? क्योंकि जो इंडस नदी थी ना, आप सभी को दिख रहा होगा, इंडस नदी आपकी स्क्रीन में है, इसके किनारे किनारे सिविलाइजेशन थी, और बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी अपने टाइम पर, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यहाँ पर बात करें हड़प्पन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसकी एक्सकवेशन की गई थी ना, खुदाई की गई थी, जो सबसे पहले सिटी वहाँ पर देखने को मिली थी वो कौन सी सिटी मिली थी? हड़प्पन। हड़प्पन भी आपको मैप में दिख रहा होगा कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो वगैरह सब कुछ आपको मैप में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको नाम समझ आ गया क्यों रखा था, इंडस नदी के किनारे थी, इतना समझ आ गया। हड़प्पन क्यों, क्योंकि जो पहली साइट यहाँ पर एक्सकवेट की गई थी वो कौन सी थी? हड़प्पा थी। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे ना, ब्रिटिश यहाँ पर आए थे, उनको रेलवे लाइन्स बिछानी थी, क्योंकि उनको अपना सामान वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना था, तो रेलवे लाइन ज़रूरी थी। तो वो रेलवे लाइन के लिए जब उन्होंने की थी ना, एक्सकवेशन वगैरह स्टार्ट की थी, वो पटरी बनाना चाहते थे वहाँ पे, तो कर रहे थे वहाँ पे, तो तब उनको थोड़ी साइट वगैरह मिली थी, तो उसके बाद उन्होंने बताया था, तब वहाँ पे एक्सकवेशन स्टार्ट वगैरह हुई थी, तो जाके हमको इन साइट्स के बारे में पता लगा था, ठीक है। तो अगर वो ना करते तो इनके बारे में पता भी नहीं लगता शायद से, या पता लगता तो काफ़ी लेट पता लगता। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, टाइम पीरियड क्या है? 2500 BC से लेकर 1750 BC, मतलब 2500 BC, मतलब 0 से 2500 साल पहले। ये जो 0 है ना हमारे पास, इससे 2500 साल पहले और आज के 2000 साल मिला लो, मतलब 4500 साल पहले की बात कर लो। आज से 4500 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। 2500 BC से लेकर 1750 BC तक यहाँ पर इस सिविलाइजेशन की बात करें, ये चली थी।
अब यहाँ पर किसी किसी बुक में आपको डेटा चेंज करके मिलेगा, कहीं पर आपको 3300 BC देखने को मिलेगा। आपको बताना चाहूँगा जो चैल्कोलिथिक एज है ना, इसको भी हड़प्पन एज ही कहा जाता है, बट ये प्री हड़प्पन है। जो सही हड़प्पन एज स्टार्ट होती है ना, और जो मोस्ट ज़्यादातर बुक्स में है या फिर जो मतलब बोलते हैं ना कार्बन 14 डेटिंग है, उसके अकॉर्डिंग जो डेट है, जो बेस्ट डेट मानी गई है वो यही मानी गई है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक की। इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर के बारे में तो आपको पता ही था, बट इस टाइम पीरियड पर आपको ब्रॉन्ज के बारे में भी पता लग गया था। बट आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, इस टाइम पीरियड पर लोगों को आयरन के बारे में पता ही नहीं था। कॉपर का पहले ही पता लग गया था और यहाँ पे ब्रॉन्ज का भी पता लग गया था। क्लियर हो गया? तो इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। कई सारी मेजर साइट्स जो आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर, वो कौन सी है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चान्होदारो, लोथल, कालीबंगन, मांडा जो हमारे जम्मू कश्मीर में जम्मू में है, धोलावीरा की बात करें, बनावली की बात करें, ये कुछ मेजर साइट्स हैं जिनके बारे में हमने समझना है। यहाँ पर आपको बता दूं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या फिर चान्होदारो की बात करो, आज के टाइम पर ये पाकिस्तान में है, और लोथल, कालीबंगन, मांडा, धोलावीरा, बनावली की बात करें, ये हमारे इंडिया में है। इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, इनके बारे में पहले बेसिक से आपको चीज़ें बताना चाहूँगा। तो ये इतना डेवलप थे ना, मतलब उस टाइम पर, आज से 4,500 साल पहले की बात करें, इतनी डेवलपमेंट थी वहाँ पर कि जो ब्रिक्स यूज़ करते थे ना, वो हाई क्वालिटी की ब्रिक्स यूज़ करते थे। मतलब जो घर बनाते थे वो ब्रिक्स से बनाते थे, और ब्रिक्स ऐसे नहीं कि कुछ भी टेढ़ी वगैरह ब्रिक्स वगैरह रहती थी, एक्यूरेट साइज वगैरह रहता था। क्योंकि उस टाइम पीरियड पर जो मेजरमेंट होती थी ना, वो एक्यूरेट थे। आपके पास वैसे डिवाइसेस थे, वैसी चीज़ें थी जिससे आप एक्यूरेटली मेजर वगैरह करते थे। जिनकी ब्रिक्स वगैरह बनती थी वो हाई क्वालिटी की होती थी, बिल्कुल पर्टिकुलर स्टेट वगैरह से होती नहीं, ईंटें वगैरह बिल्कुल वैसी देखने को मिलती थी और अच्छी क्वालिटी की होती थी। और उनके जो घर रहते थे वो 2 स्टोरी 3 स्टोरी इस तरह के इनके घर रहा करते थे। इतना परफेक्ट सिस्टम था इनका। जो इनके बाथरूम रहते थे उनमें टाइल्स लगी रहती थी, मतलब उस पर ये फोकस करते थे, सैनिटेशन वगैरह पर अच्छे से फोकस वगैरह करते थे। अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब ऐसा था कि जो उनके घर वगैरह थे ना, जो बाथरूम वगैरह थे, वो बिल्कुल नालियों से अटैच थे। मतलब पूरी पाइप वगैरह सिस्टम था वहाँ पर कि जो भी पानी वगैरह जाएगा वो नाली से होता है वो बाहर जाएगा। जैसे गलियों में होता है ना नाली वाला सिस्टम, वैसा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ पर। और जो घर वगैरह बनते थे ना, वो ऐसे था कि जैसे एक घर अगर यहाँ पर है, दूसरा घर यहाँ पर है, तीसरा घर यहाँ पर है, और बीच में पर्टिकुलर पैटर्न आपको देखने को मिलता है। गली मिलती थी और बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे होती थी। अगर एक गली ऐसे आ रही है, दूसरी गली ऐसे जाएगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ वहाँ पर नहीं थी। मतलब बिल्कुल प्रॉपर पर्टिकुलर पैटर्न जैसा होना चाहिए वैसे पैटर्न वहाँ पर था। और उनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा। तो ये अगर पूजा वगैरह किसी की करते थे, कई सारे पेड़ थे वहाँ पर, जैसे सबसे जो फेमस था वो पीपल का पेड़ था, उसकी पूजा किया करते थे। कई सारे जानवर थे उनकी पूजा करते थे। जैसे अगर मैं बात करूँ बुल की, ये पूजा किया करते थे। बर्ड्स की बात करूँ, डव हो गया, पिजन वगैरह हो गया, इनकी पूजा किए जाते थे। कई सारे पत्थर थे उनकी ये पूजा करते थे। बट वहाँ पर जब इसकी एक्सकवेशन की गई थी तो किसी भी तरह का वहाँ पर मंदिर वगैरह देखने को नहीं मिला। इसका मतलब वो नेचर को मतलब भगवान मानते थे और कोई भी मंदिर वगैरह वहाँ पर देखने को नहीं मिला था। इतना आपको समझ आ गया होगा। जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी के बड़े शौकीन वगैरह थे, वो कैसे पता लगा जब एक्सकवेशन की गई, वहाँ पे कई सारे ऑर्नामेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। और कई सारी चीज़ें आपके स्क्रीन में भी आती रहेंगी जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, और आई भी होंगी। और उनके टाइम की बात करें, जैसे जो मेजर क्रॉप्स वगैरह थी वो वीट हो गया, बार्ले, राइस वगैरह, इस तरह की मेजर क्रॉप्स उनके टाइम पर मिलती थी। सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा। बेसिक डाटा आपको शेयर कर रहा हूँ कि इनके टाइम पीरियड पर था क्या क्या। फिर अगर हम बात करें वेट्स और मेजर्स के बारे में, मैंने आपको बता ही दिया। स्क्रिप्ट कौन सी थी इनके टाइम पे? जो स्क्रिप्ट थी इनकी वो थी बोस्टोफाइडन स्टाइल की। बोस्टोफाइडन स्टाइल कौन सा होता है इनका? मतलब इसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया, मतलब समझ नहीं पाया कि ये है क्या चीज़ है। समझ गए? मैंने आपको कहा था ना प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कौन सा होता है, जहाँ पर रिटन अगर कोई चीज़ है बट इसको डिसाइफर नहीं कर पाया, आपको समझने की वो है क्या। तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ना, वो भी इसी में प्रोटो में ही आती है, क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट तो थी बट इसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये आ सकता है इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। कौन से मेटल के बारे में नहीं पता था, आयरन के बारे में नहीं पता था, ये चीज़ें कहाँ कहाँ बने, वो सब चीज़ें बनेंगी क्वेश्चंस में। स्क्रिप्ट कौन सी थी? बोस्टोफाइडन स्टाइल था। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, इनके जो घर होते थे ना, मतलब जो टाउन थे, वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होते थे। जो भी टाउन्स थे ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड होते थे। एक होता था लोअर पार्ट, एक होता था लोअर पार्ट, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। एक होता था अपर पार्ट। जो अपर पार्ट होता था ना, उसको सिटाडल बोलते हैं। जो अपर पार्ट होते थे उसको सिटाडल बोला जाता था। मतलब जो भी नॉर्मली लोग वगैरह रहते थे वो लोअर पार्ट में, आप समझ सकते हो, रहते होंगे। और अपर पार्ट किस लिए होता था? जैसे कि कोई होता ना, जैसे कोई रिलीजियस प्लेस वगैरह हो गया, जो कोई बहुत बड़ा काम हो गया, कोई दुकान होगी बहुत बड़ी बड़ी, वो अपर पार्ट में होती थी। ठीक है। सिटाडल में सब चीज़ें वो होती थी। और जो लोअर पार्ट रहता था वहाँ पे नॉर्मली जो लोग इंसान वगैरह रहते हैं वो रहा करते थे। इस तरह के उनको टाउन डिवाइडेड थे, 2 पार्ट में टाउन डिवाइडेड थे। अब हम बात करते हैं, पहले हड़प्पा की बात कर लेते हैं। कई सारे, मैं आपको साइट्स के बारे में बताया,
जब हम हड़प्पा की बात करते हैं एक्सकवेशन के टाइम पर, वहाँ पर क्या क्या मेजर चीज़ें मिली हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आपके एग्जाम में आ जाता है कि जैसे 6 ग्रेनरीज एक ही रो में कौन सी साइड से देखने को मिली, तो आपको वहाँ पे आपको बताना होगा हड़प्पा से देखने को मिली थी। मैंने मेन आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। अगर हड़प्पा की बात करें, एक ही रो में 6 ग्रेनरीज आपको देखने को मिली थी। ग्रेनरीज मतलब जहाँ पे आप स्टोर अनाज वगैरह स्टोर करते हो ना, उनको ग्रेनरीज बोलते हैं। एक ही रो में 6 ग्रेनरीज देखने को मिली थी। कहाँ पर देखने को मिली? वो हड़प्पा में देखने को मिली। आगे बात करें डाइस की बात करें, उस टाइम लोग ना खेला करते थे डाइस वगैरह, जैसे आज के टाइम पर हम लूडो खेलते हैं ना, उस टाइम पर भी वो खेला करते थे। तो डाइस वगैरह कहाँ पे देखने को मिला? हड़प्पा में देखने को मिला। कॉपर का बना वो शीशा कहाँ पे देखने को मिला? हड़प्पा में देखने को मिला। वीट और बार्ले मिले वुडन के मोटार में। स्टोन सिंबल मिले, कुछ सिंबल्स मिलते लिंगम और योनि के, वो कहाँ पर देखने को मिले? हड़प्पा में देखने को मिले। तो यहाँ पे जब एक्सकवेशन की गई क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं वो सब कुछ लिखा है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं मोहनजोदाड़ो से, कि देखो मोहनजोदाड़ो क्या है, इसको माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, वो हालांकि हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ग्रेट ग्रेनरी, एक बहुत बड़ी ग्रेनरी। यहाँ पर क्या था, हड़प्पा में 6 ग्रेनरीज मिली थी एक ही रो में, बट मोहनजोदाड़ो में क्या मिला? एक बहुत बड़ी ग्रेनरी आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। ग्रेट बाथ मतलब स्विमिंग पूल टाइप का बोल सकते हो, वैसा आपको चीज़ देखने को वहाँ पर मिला था, जहाँ पर माना जाता है कि ऐसा होता होगा कि वहाँ पर कोई भी रिलीजियस वगैरह होता है ना, कोई फंक्शन वगैरह वहाँ पर नहाते होंगे, वो सब कुछ यहाँ पर होता होगा। ग्रेट बाथ की बात करें, पशुपति महादेवा सील आपको स्क्रीन में भी दिख रही होगी, वो सब कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिले थे। डांसिंग गर्ल एक देखने को मिली। आप देखो डांसिंग गर्ल का स्टैचू देखो तो कितना परफेक्ट बनाया गया है उस टाइम पीरियड पर। आज से 4,500 साल पहले की बात करें, पशुपति सील आप देखोगे, डांसिंग गर्ल का स्टैचू आप देखोगे, प्रीस्ट किंग आप देखो, बेड दाढ़ी वगैरह वाला वो है ना, वो देखने को मिलेगा आपका। तो देखो कितने फाइन वहाँ पे आर्टिस्ट वगैरह उस टाइम पर भी रहे होंगे। ह्यूमन के स्केलेटन्स कुछ मिले वहाँ पर, कुछ सील्स मिले हैं। सील का मतलब क्या है कि वहाँ पर ये लोग व्यापार भी करते होंगे, क्योंकि वहाँ पर अगर हम बात करें डॉग यार्ड भी देखने को मिले थे, समुद्र के रास्ते से व्यापार वगैरह होता था। तो सुमेरियन जो थे ना सिविलाइजेशन, वहाँ पर जो इराक वगैरह के लोग, आज के टाइम में इराक की बात करें, उनसे ट्रेड वगैरह किया करते थे। तो कई तरह की सील्स भी वहाँ पर देखने को मिली हैं। ठीक है, चाणूदारों की बात करें, यहाँ पर क्या देखने को मिला है? अब ये मत डरना अगर पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हो कि ये सारी चीज़ें हम कैसे याद रखेंगे, हड़प्पा में ये मिला था, मोहनजोदड़ो में ये मिला था। आप 4-5 बार इस चीज़ को पढ़ोगे ना, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज़ पता क्या है, अगर आप किसी को सिखा सकते हो ना, किसी को समझा सकते हो, तो किसी को एक्सप्लेन करो, आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर कोई है नहीं, कोई इंटरेस्टेड है नहीं आपसे पढ़ने में, तो आपने क्या काम करना है, आपने खुद से इसको रिविजन करनी है। आज पढ़ो, कल पढ़ो, एक हफ्ते के बाद दोबारा पढ़ो, ऐसे करते जाना, अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ पढ़ना याद हो जाएगा। चाणूदारों में क्या देखने को मिला? इंक पॉट वहाँ से मिला, लिपस्टिक वहाँ से मिली है, ब्रॉन्ज का टॉय वहाँ पे मिला। और ये ऐसी सिटी थी जहाँ पे सिटाडेल था ही नहीं। एक अकेली सिटी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इस एग्जाम में कि कौन सी सिटी है, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, जहाँ पे सिटाडेल था ही नहीं, तो वो कहाँ पर नहीं था? वो चाणूदारों में नहीं था। क्लियर हो गया। बुल्लक कार्ट का मॉडल आपको देखने को मिला। ऑर्नामेंट जहाँ पे बनते थे ना, जिन शॉप्स में ऑर्नामेंट बनते थे, वो शॉप्स आपको वहाँ पर देखने को मिली हैं। देखो 4,500 साल पहले की चीज़ों की वहाँ पे खुदाई की गई, एक्सकवेशन की गई, तो कितना कुछ देखने को मिला है। और आपसे एग्जाम में तो ये तो पूछता है कि कौन सी साइड से क्या देखने को मिला है। आप टूरिस्ट बनकर कहीं पर जाओगे तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। आप कभी जाओगे वहाँ पर, वैसे पाकिस्तान में साइट वगैरह आज के टाइम पर, बट अगर आप जाना चाहोगे तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पर था क्या क्या, तो वहाँ पर जाओगे कि हाँ यहाँ कहाँ पर क्या चीज़ मिली थी, कहाँ पर क्या चीज़ नहीं मिली थी। चाणूदारो भी क्लियर हो गया। लोथल की बात करें, यहाँ पे डॉक यार्ड देखने को मिला है। मतलब डॉक यार्ड देखने को मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे समुद्र के रास्ते से व्यापार वगैरह करते होंगे, ट्रेड वगैरह करते होंगे, तभी डॉक यार्ड देखने को मिला था। पेंटेड जार मिला जिसमें बर्ड और फॉक्स बने हुए थे। डबल बुरियल मतलब एक जगह थी जहाँ पर 2 लोग आदमी को एक साथ दफनाया हुआ था, उस तरह की चीज़ें भी देखने को यहाँ पर मिली हैं लोथल में। और मैं बात करूँ कई सारी चीज़ें और सिरे से मैं आपको बताऊँ, कालीबंगन की बात करें, यहाँ पे कालीबंगन के बारे में आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या मिले आपको, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने कालीबंगन के बारे में, फील्ड सरफेसेस मिले थे जिनको प्लफ किया होता, मतलब खेती वगैरह वाले सरफेस की मैं बात करूँ ना, ऐसे खेत भी वहाँ पे देखने को मिले थे। फिर वहाँ पे ब्रिक्स मिली थी जिनके पे डेकोरेशन वगैरह हुई थी, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती। मांडा आपको पता है जम्मू वाली जो हमारे यहाँ पर है उसकी बात करते हैं। धोलावीरा की बात करें, धोलावीरा में आपको एक स्टेडियम देखने को मिला था। धोलावीरा में आपको स्टेडियम देखने को मिला था। बनावली की बात करें, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो था ना उसकी कमी देखने को मिली कि अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। जो मैंने आपको बताया था ना प्रॉपर चेस बोर्ड पैटर्न की, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे सब कुछ बना होता था, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिला था। इस तरह की चीज़ें की यहाँ पे कमी मिली थी देखने को, कहाँ पे, बनावली में देखने को कमी मिली थी। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको PDF मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके ज़रूर पढ़ना, रिविजन ज़रूर करना। ठीक है, अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, यहाँ पर जैसे हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा साइट कौन सी नदी के किनारे थी, तो वो रावी नदी के किनारे थी। हड़प्पा किसके किनारे थी, रावी नदी के किनारे थी। मोहनजोदड़ो की बात करो, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे, इंडस नदी के किनारे। कालीबंगन की बात करें, कौन सी नदी के किनारे, इंडस नदी के किनारे।
बनावली कालीबंगन की बात करें घग्गर के किनारे, बनावली की बात करो ये भी घग्गर के किनारे, धोलावीरा की बात करो लूनी नदी के किनारे, और लोथल की बात करो ये बुगावा के किनारे। ठीक है, कौन से नदियों के किनारे कौन सी साइड थी वो आपको समझ आ गया, इतना भी पता होना चाहिए। हड़प्पा की बात करो, मोहनजोदड़ो की बात करो, चांदोदारो की बात करो, आज के टाइम में ये पाकिस्तान में है और बाकी सारे कहाँ पर है, इंडिया में है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। एक्सकवेटर सिर्फ 3 के याद रखना कि हड़प्पा के जो एक्सकवेटर थे कौन थे वो, दयाराम साहनी, व्हीलर, ये 2 नाम याद रखना। मोहनजोदड़ो के एक्सकवेटर कौन थे, व्हीलर यहाँ पर भी आ गए, मैके और रखलदास बनर्जी। आगे बात करें चांदोदारो की, मैके तो यहाँ पर भी आ गए, एनजी मजूमदार यहाँ पर आ गए। क्लियर हो गया। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में है ना, उनको मैं बताना चाहूँगा, आप डिस्कशन तो करते ही वहाँ पे जीके क्वेश्चंस की, अब आप एक काम करो, हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन है जो भी मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दो एक दूसरे से। देखो यहाँ से क्या होगा, आपकी रिवीजन भी होती जाएगी, स्टूडेंट जिनको नहीं पता उनको भी पता लगता जाएगा क्वेश्चन के बारे में, वो भी अच्छे से जब एक क्वेश्चन को 5-6 बार देखेंगे उनको भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें डिस्कशन करने से भी आपको अच्छे से समझ आएंगी। जब आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे कोई आंसर देगा, तीसरा आदमी उसको पढ़ेगा, उसको भी याद हो जाएगा। तो वहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो टेलीग्राम में डिस्कशन करते हो अब इन क्वेश्चंस को भी वहाँ पर इंक्लूड करना स्टार्ट कर दो। और बाकियों को बताना चाहूँगा हमारा जो इंस्टाग्राम है वो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, हमारा टेलीग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, हमारा जो टेलीग्राम है वो तो बताइए ट्विटर भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, और टेलीग्राम में लड़कियों के लिए सेपरेट ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम में आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाया करेंगे, वहाँ पर भी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके बाद हम एक दिन में 2 टॉपिक्स कवर किया करेंगे हिस्ट्री के एक ही वीडियो में, मतलब तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा ये इतनी मतलब शानदार यहाँ पे सिविलाइजेशन वगैरह थी, इतना बढ़िया यहाँ पे पैटर्न वगैरह सब कुछ देखने को मिला था। लेकिन आज के टाइम पे इसके बाद आप धीरे धीरे देखोगे हम हिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ों की कमी होती जाएगी वहाँ पर, मतलब जो प्रॉपर पैटर्न वगैरह इतनी सारी चीज़ें थी, सिविलाइजेशन थी, वो सब कुछ खत्म होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पूरी सिविलाइजेशन थी ना ये वाली, ये पूरी खत्म हो गई थी, एकदम से गायब हो गई थी। उसका रीज़न क्या है आज तक नहीं पता लग पाया है कि मेन रीज़न क्या है इसके एक्सटेंट होने का, ख़त्म होने का। बट कई सारी 3-4 थ्योरीज हैं जिसमें से कभी कभी कहा जाता है कि वहाँ पे भूखमरी आ गई थी, लोगों को खाने कुछ नहीं मिला, सारे गायब हो गए, ख़त्म हो गए। कुछ कहते थे कि वहाँ पे कोई तूफान वगैरह आया था, कोई बाढ़ वगैरह आई थी, एक प्रॉपर पीरियड के बाद वहाँ पे बाढ़ वगैरह आया करती थी, कुछ सालों के बाद तो वो आई थी, सब डूब गए थे वहाँ पे, पूरी सिविलाइजेशन वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। कुछ में कहा जाता है कि बाहर से फॉरेन इन्वेडर्स वगैरह आए थे, उन्होंने अटैक किया था तो सब कुछ खत्म हो गया था। तो कई सारी थ्योरीज यहाँ पर आती हैं, बट पता नहीं है कि एक्यूरेट इसका रीज़न क्या है, वो अभी तक पता नहीं लग पाया है। ठीक है, तो ये था हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। किसी भी तरह का यहाँ पे आपको डाउट वगैरह रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो आपको काम दिया है क्वेश्चन पूछने का, एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में, और बाकी जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो जो भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर ज़रूर देना। और इस तरह से थोड़ा कमेंट सेक्शन में भी जो भी स्टूडेंट्स होंगे ना उनकी हेल्प करना, और कमेंट सेक्शन में भी सब कुछ सीखने को मिलना चाहिए। देखो इसको प्रॉपर आप ऐसे मत समझो कि ये यूट्यूब का कोई चैनल वगैरह है वहाँ पर आप पढ़ रहे हो। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहाँ पर आपको होमवर्क वगैरह मिलता है, वहाँ पर कुछ काम वगैरह मिलता है, उस तरीके से पढ़ो कि ये आपकी होमवर्क वगैरह वाली क्लासेस में आपको होमवर्क वगैरह दे रहा हूँ, आपने वो काम करना है, उस सोच के साथ चलो, वो डायग्राम बना के चलो, तभी आपको एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, जल्दी हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करते हैं ना, फिर उसके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर मिडिवल करेंगे उसके क्वेश्चन करवा दूंगा, लास्ट में आपको कंबाइंड टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा, आपने तैयार रहना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।